गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में जानेंगे, जिसमें वो प्रैक्टिकल्स हैं जो बीए, एमए एजुकेशन और बीएड, एमएड और बीएलएड, डीएलएड के बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जो दो प्रकार से जिसका अध्ययन हम करेंगे, जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे जिसको सैद्धांतिक पक्ष कहा जाता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो कि अलग तरह से लिखा जाता है। तो सैद्धांतिक पक्ष वो पक्ष होता है कि जिस भी बारे में आप जिस प्रैक्टिकल को करने जा रहे हो, उस प्रैक्टिकल के बारे में पहले पूरी थ्योरी लिखी जाती है। तो ये इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल है, तो इसमें इंटेलिजेंस से शुरुआत करेंगे। इंटेलिजेंस की सबसे पहली थ्योरी आएगी, उसमें कॉन्सेप्ट आएगा, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर बुद्धि की परिभाषाएं सब मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है, तो कोई 2-3 आप परिभाषा लिख सकते हो। फिर बुद्धि की विशेषताएं लिखो, बुद्धि क्या है। फिर उसके बाद बुद्धि के मापन का इतिहास, कहाँ से हुआ था शुरू बुद्धि का मापन और किसने किया था, ये सारी चीजें लिखोगे। विनय पूर्व काल, विनय काल और उत्तर काल, ये सारी। फिर बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं वो इसमें आप मेंशन करोगे, जैसे शाब्दिक, अशाब्दिक और व्यक्तिगत और सामूहिक। जिसमें शाब्दिक व्यक्तिगत आपका बुद्धि परीक्षण हो गया, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया, फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गया व्यक्तिगत वाला, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गया सामूहिक वाला। फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं लिखोगे, जो टेस्ट आप करने जा रहे हो उसकी क्या विशेषताएं वो लिखोगे। फिर सीमाएं लिखोगे, लिमिटेशंस जिसको कहते हैं। ये लिखने के बाद आप इस पे परीक्षण, जो भी आप टेस्ट है आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव वाला, उस परीक्षण का नाम लिखोगे, जेसी रेवेंस ने बनाया था, ये लिखोगे। फिर परीक्षण का विवरण दोगे, जो भी उसमें मेंशन होगा मैनुअल में। फिर उसके बाद मेन ये है आपका ग्रेडिंग टेबल, ये आप बनाओगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, जिसमें आप ग्रेड, परसेंटाइल और इंटेलिजेंस लेवल चेक करोगे, जिसमें आपकी परसेंटाइल जैसे ही आप निकाल लोगे तो आप उसी से ग्रेड निकाल सकते हो और उस बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं, ये आपका सैद्धांतिक पक्ष हो गया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जिसमें आपको बुद्धि से संबंधित पूरी थ्योरी देनी है। उसके बाद आते हैं हम क्रियात्मक पक्ष पे। तो क्रियात्मक पक्ष ये सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है, क्योंकि ये जो आपका पूरा पक्ष है क्रियात्मक पक्ष, इसको प्रयोगात्मक पक्ष भी कहा जाता है। और ये जो पूरा है ये आपको अपने वाइवा में पहले कॉपी में लिखना पड़ेगा, फिर उसी से जो एग्जामिनर आते हैं वो वाइवा लेते हैं। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होता है। तो क्रियात्मक पक्ष में जो हेडिंग्स पड़ेंगी वो लिखते समय उसका प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले पड़ेगा परीक्षण का नाम, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण। फिर प्रयोज्य का परिचय, जिस पर आप कर रहे हो, जिस व्यक्ति पर, उसका नाम, आयु। आयु बेटा 14 साल 15 साल से ज्यादा के बच्चे पर ये टेस्ट यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद उसकी शिक्षा क्या है, हाई स्कूल। उसका स्वास्थ्य सामान्य होना चाहिए। परीक्षण का समय जो भी होगा और जो तिथि, जिस डेट पे वो आप टेस्ट करोगे उसको लिखना है। फिर प्रयोगकर्ता यानी जो प्रयोग कर रहा है वो लिखेगा, तो उसका नाम आएगा। फिर उसमें जिस सामग्री की जरूरत है, उपकरण तथा सामग्री, उसमें आपकी टेस्ट बुकलेट हो जाएगी। ये है आपकी, ये टेस्ट बुकलेट है बेटा, ये टेस्ट बुकलेट है यहाँ पे। फिर उसके बाद आंसर की जरूरत पड़ेगी, ये आंसर की है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड स्कोरिंग की जरूरत पड़ेगी, ये पूरा मैनुअल में होता है आपका। परसेंटाइल टेबल और ग्रेडिंग चार्ट, ये सारा आपके मैनुअल में होता है। इसलिए देखिए यहाँ परीक्षण पुस्तिका, उत्तर प्रपत्र, परीक्षण नियमावली और गणना कुंजी लिखा हुआ है इसमें। फिर इसके बाद जब हम पूरी सामग्री तैयार कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक तैयारी करेंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले तैयारी की जाती है, तो वो प्रारंभिक तैयारी हम करेंगे जब हम पूरी सामान इकट्ठा कर लेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, परीक्षण से पूर्व परीक्षाशाला में पर्याप्त प्रकाश एवं शुद्ध हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां भी वो प्रैक्टिकल कराया जाए वहां पर इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। प्रयोगशाला बाहरी जो इंटरफियरेंस है उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। छात्रों को उचित दूरी पर बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे जो है तैयारी है जो करके तब छात्र प्रैक्टिकल शुरू करता है। फिर उसके बाद निर्देश कुछ दिए जाते हैं बच्चे को, जिस पर प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। जैसे प्रश्नों के रूप में अधूरे चित्र दिए गए हैं और उत्तर में दिए गए विकल्प से इसे पूरा करना है। इसमें एक परीक्षण पुस्तिका तथा एक उत्तर प्रपत्र दिया जाता है। उत्तर प्रपत्र पर कुछ पूर्तियां हैं जिन्हें भरना है, और जब तक कहा न जाए तब तक प्रयोज्य को पुस्तिका से खेलना नहीं है। ये नहीं कि आप हाथ हाथ से इधर उधर पुस्तिका करें, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से बैठ जाएंगे, बैठ के पूरे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, और जब तक कहा नहीं जाएगा कि आप स्टार्ट करिए तब तक आप स्टार्ट
नहीं करेंगे। और इसमें जो ये आपका टेस्ट होता है, इसको सॉल्व करने के लिए जो बुकलेट होती है 40 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। और जब टाइम आपका ओवर हो जाता है स्टॉप वॉच से, तो आपको कह दिया जाता है, तो आप तुरंत उसको बंद कर देते हो। फिर विधि कैसे करोगे इस प्रैक्टिकल को? छात्रों को समस्याओं से परिचित कराने के लिए एक दो प्रश्नों को उदाहरण के तौर पर हल करके बताया जाता है। कोई भी आप टेस्ट कर रहे हो तो पहले बच्चों को ये बताओगे कि ये टेस्ट आप करोगे कैसे। जैसे सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए स्क्वायर बना है, इसमें ये जो है स्पेस खाली है, तो हम ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी स्पेस आएगी, कौन सा आपका आंसर यहाँ पे फिट हो रहा है। मान लीजिए ये आंसर यहाँ पे फिट हो रहा है, तो आप अपनी जो बुकलेट है, सॉरी रिस्पॉन्स शीट है, उसमें आप फर्स्ट का 4th नंबर वो एंटर कर लोगे। जैसा कि ये रिस्पॉन्स शीट है, इसमें आपको दिखाती हूं मैं। ये तो फर्स्ट का मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ लिख दिया। इसी तरीके A2 में सेकंड का 5th ऑप्शन है, तो 5th आपने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन A के, B के, C के, D के और E के सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, पहले तो जिससे आप सॉल्व करवाओगे उसका नाम ऊपर आएगा, कहाँ की छात्र छात्रा है वो आएगा, एज ग्रुप आएगा, और उसके बाद डेट और टेस्ट किस समय एंड हुआ है वो आएगा। फिर ये सारे जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसके बगल में जो आपकी ये स्पेस खाली है, इसमें आप सही और गलत मार्क करोगे, यानी क्रॉस और टिक। जब और कैसे मार्क करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सही है कि नहीं है? इसके लिए आपको आंसर की से इसको मैच करना होगा। आंसर की बेटा ऐसी होती है, ये आंसर की है आपकी। तो आंसर की में जैसे A B C D E दे रखा है, A B C D E दे रखा है। फर्स्ट वाले का आंसर है फर्स्ट, 4th, 2nd, 8th, 3rd, 7th, ऐसे पूरा मार्क कर लोगे। फिर उसी तरीके A का ऐसे मार्क करोगे, 4, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 6, फिर 3, फिर 6, फिर उसके बाद 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इसका मतलब ये सारे आंसर्स इससे अगर मैच कर रहे हैं तो आपके जो आंसर्स हैं वो सही हैं। इस पे सही और गलत मार्क कर लो आगे। जैसे इस लाइन में सी वाले में इस बच्चे के 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो हमने क्रॉस कर दिया, बाकी सब में कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब बाकी सब सही है। इसी प्रकार ई में भी 4 क्रॉस हैं, बाकी सब सही है। और इस तरह से हमने सही और गलत पता लगाया। टोटल कितना समय लगा, टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 60 थे, 12 पंचे 60। एक आपके कारक में 12 है क्वेश्चन, तो 5 इसमें वो दे रखे हैं डायमेंशन ABCDE, तो 12 इंटू 5 60 होता है, यानी टोटल 60। और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है। तो इस तरह से हमने ये किया। फिर उसके बाद विधि हो गई, ये हम आप पहले बता देंगे कि ऐसे ऐसे आपको करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि हम इसमें टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल नंबर 1, जिसमें पहले सेट आएगा ABCDE, फिर राइट रिस्पॉन्स आएंगे, फिर रॉन्ग रिस्पॉन्स आएंगे। राइट रिस्पॉन्स मतलब कि ये जो हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें बच्चे ने कितना सही किया है। अब बच्चे ने जैसे मान लीजिए पहले में 12 सही है, दूसरे में 12 सही है, तीसरे में 10, देखो 2 क्रॉस लगा, इसका मतलब 2 क्वेश्चन गलत है, 10 सही है। चौथे में 12 सही है और 5वें में 1 गलत है। मान लीजिए अलग अलग हो रहा है, क्योंकि ये जो मेरा कैलकुलेशन है ऑब्जर्वेशन टेबल का, ये दूसरी शीट का कैलकुलेशन है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ करके दिखा रही हूँ, इससे आप मैच मत करिए इस शीट को। ये आप अपनी तैयार करवाओगे और उसके हिसाब से आप स्कोर करोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे। मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दे रही हूँ। राइट रिस्पॉन्सेज मान लीजिए ये थे, रॉन्ग रिस्पॉन्सेज 12 के 12 सही तो 0 हो गया, इसमें भी 12 सही तो 0 हो गया, इसमें 10 सही थे 2 गलत थे तो 2 रॉन्ग रिस्पॉन्स हो गए, इसमें 1 गलत था तो 1 रॉन्ग रिस्पॉन्स हो गया, लेकिन टोटल 12 हुए और इसने गेन कितने मार्क्स किए, 57 किए। अब क्या कर देंगे बच्चों, एक ऑब्जर्वेशन टेबल नंबर 2 बनेगा, जिसमें आप ऊपर लिखोगे सेट रियल स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर और डिस्क्रिपेंसीज। इसमें क्या होगा, रियल स्कोर जो है आपका वो 12, 12, 10, 12, 11 जो कि पीछे सही थे वही हमने यहाँ पे लिख दिया। एक्सपेक्टेड स्कोर निकालने के लिए बेटा एक्सपेक्टेड स्कोरिंग की पे जाएंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड स्कोरिंग की ये है आपकी
आपके मार्क्स कितने आए थे 57, तो 57 यहाँ पर है बेटा। तो ये वाला जो आपका ABCD वाला E वाला है, ये आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है, यानी 12 12 12 11 और 10 यहाँ लिख दिया। अब डिस्क्रिपेंसीज मतलब होता है गलतियां, गलतियां मतलब ये एक्सपेक्टेड था, ये आया, तो कुछ तो गलती की होगी, तो जो गलतियां की हैं विसंगतियों में आएंगी, वो डिस्क्रिपेंसीज मींस विसंगति। तो 12 के 12 सही है, 0 आ गई, इसमें भी 0 आ गया। इसमें एक्सपेक्टेड किया था 12 सही होंगे लेकिन हुए 10, यानी 2 पीछे आ गए थे, यानी -2 हो गया। इसमें एक्सपेक्टेड 11 किए थे लेकिन हुए 12 सही, यानी कि +1 आ गया। इसमें एक्सपेक्टेड 10 से और 11 सही, इसमें भी +1 आ गया। तो इस हिसाब से हमने ये निकाल लिया। फिर टोटल स्कोर आपका निकला है 57। अब बेटा इसके बाद परसेंटाइल निकाली जाती है, तो परसेंटाइल के लिए परसेंटाइल टेबल होता है आपका। टेबल में ये वाला जो टेबल है ये आएगा टेबल 5, द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड और ग्रुप अडल्ट के लिए। 20 के अबव है जो बच्चे हम जिनका काम मतलब ये जांच कर रहे हैं, तो 20 वाले इस लाइन में आप देखोगे कितना है 57। 20 में 57 कहां पर है, 54 कम है, 55 के अबव होगा 57, तो 95 परसेंटाइल आपकी आ गई। तो 95 परसेंटाइल आ गई, वो हमने यहाँ लिख दी। डिस्क्रिपेंसीज जो भी विसंगतियां थी वो लिख दी। फिर उसके बाद अब ग्रेडिंग निकालेंगे। तो ग्रेडिंग के लिए एक ग्रेडिंग टेबल बेटा इसका होता है, देखो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका कैटेगरी, बच्चा किस कैटेगरी का है। तो हमारा ग्रेड क्या है, यहाँ लिखा है हिज स्कोर और अबव 95 परसेंटाइल फॉर दिस पीपल फॉर इज एज। एज के हिसाब से 95% या उससे अबव अगर उसने स्कोर किया है तो उसे ग्रेड 1 मिलेगा, वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस हिसाब से हमने उसकी ग्रेडिंग कर दी। जब ग्रेडिंग करके निकाल लिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में आपका हर सेट का अलग अलग परफॉर्मेंस आया है, तो अलग अलग उसको एक्सप्लेन करोगे। जैसे सेट ए में, सेट ए कंटेन्स लो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जो सेट ए था उसमें लो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्कोर था 12 और सब्जेक्ट ने भी 12 ही स्कोर किया। तो क्या हुआ, शी प्रेजेंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस टू हिज सेट। इसी तरीके से सेट बी का आ जाएगा, सी का आ जाएगा, डी का आ जाएगा और ई का आ जाएगा। तो ये उसके बाद लास्ट में आप इसके लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखोगे, कंक्लूजन ओवरऑल के हिसाब से लिखोगे। कंक्लूजन जो आपका होगा ओवरऑल के हिसाब से, ओवरऑल 57 आया था 60 में से, तो देखिए द सब्जेक्ट हैज गिवन 57 करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड गॉट 95 परसेंटाइल्स, thus we can say the intellectual or mental level of this subject is above, is intellectual superior, जो कि हमने कंक्लूजन निकाला था। फिर इसके बाद लास्ट में इसमें लिखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जिसके अलग से आपको मार्क्स मिलते हैं, तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है। इसको शैक्षिक निहितार्थ कहते हैं हिंदी में। शिक्षा में क्या इसका फायदा है इस प्रैक्टिकल का, या क्यों प्रयोग किया जाता है, वो हमें यहाँ लिखना है। तो ये क्या करता है, हेल्पफुल फॉर द टीचर टू मेजर द इंटेलिजेंस लेवल, बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करने के लिए टीचर्स की मदद करता है। फिर टीचर्स में गाइड द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंटल लेवल, टीचर हर किसी का मेंटल लेवल जान जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड कर सकता है। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, तो उसके बारे में हमें, उसकी नॉलेज के बारे में हम इजिली गेन कर सकते हैं, चीजें प्राप्त कर सकते हैं। फिर हेल्पफुल इन इंप्रूविंग अचीवमेंट लेवल, और जब आपको बच्चे का मानसिक स्तर पता चल जाएगा, उसका लेवल पता चल जाएगा, तो उसके अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए आप कई एफर्ट कर सकते हो। तो ये था इस बार ये हमारा प्रैक्टिकल रेवेंस प्रोग्रेसिव का इंटेलिजेंस टेस्ट का। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।